जय साथियों, कल हम लोग पढ़ रहे थे भाग 2 नागरिकता पढ़ रहे थे, सिटीजनशिप पढ़ रहे थे। तो जिसमें मैंने आपको अनुच्छेद 5 से 11 जो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 जो अनुच्छेद आता मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक रह गए थे जो आपको कंप्लीट करवाना था। देखो, तो इसमें आपको ये करवाना था, कंप्लीट करवाना था कि नागरिकता ग्रहण करने के लिए प्रमुख चरण। देखो, कल के लेक्चर में, कल के हम लोगों ने सेशन में भाग 2 देखा, पार्ट 2 को कंप्लीट किया जिसमें नागरिकता हम लोगों ने पढ़ा, सिटीजनशिप पढ़ा कि नागरिकता क्या है। देखो, अनुच्छेद 5 क्या कहता कि प्रारंभ में जब संविधान लागू किया गया था तो सबको नागरिकता दी जाएगी, है ना, सभी को नागरिकता दी गई थी। लेकिन अनुच्छेद 6 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? देखो, जब अनुच्छेद 6 को देखते हैं, आर्टिकल 6 को देखते हैं, तो आर्टिकल 6 देखो, जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, जब डिवीजन हुआ था, तो 2 अलग अलग देश बनाए गए थे। लेकिन देखो, यहाँ समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गया था। लेकिन जो व्यक्ति भारत में रहना चाह रहा था, लेकिन जैसे डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ, उसका भूमि चला गया पाकिस्तान में। रहना कहाँ चाह रहा था? भारत में रहना चाह रहा था। लेकिन डिवीजन के बाद देखो, इस प्रकार समझने की कोशिश करो, ये समझ लीजिए एक प्रकार से ये समझ लीजिए भारत है, पूरा एक प्रकार से अखंड भारत था। उसमें पूरा जो पाकिस्तान वाला एरिया भारत में शामिल था। लेकिन जैसे 1947 में 1947 ईस्वी में भारत की जो आजादी मिली थी 1947 में, तो आजादी के बाद 2 अलग अलग राष्ट्र बना, 2 अलग देश का निर्माण हुआ, एक पाकिस्तान और एक भारत। लेकिन जो इंसान भारत में रहना चाह रहा था, लेकिन बंटवारे के बाद उसकी भूमि चली गई पाकिस्तान में, लेकिन रहना कहाँ चाह रहा था? भारत में। अब वो क्या किया? वो व्यक्ति बोला क्या मुझे भारत में रहना, तो पाकिस्तान से भारत में आ गया, तो उसे किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता दी जाएगी? तो अनुच्छेद 6 के तहत उसे नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन वो उसमें डेट रखा गया है, वो डेट क्या था बताओ? तो जब भारत और पाकिस्तान के जब विभाजन हुआ था, तो विभाजन के बाद जो भारत में जो लोग रहना चाह रहे थे, लेकिन उनकी भूमि कहाँ चलेगी? पाकिस्तान में चलेगी। रहना चाह रहे थे भारत में, लेकिन उनकी भूमि चलेगी पाकिस्तान में, क्योंकि बंटवारा हुआ था 1947 में, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, लेकिन उनकी भूमि चलेगी पाकिस्तान में। तो वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाह रहे थे, वो भारत में रहना चाह रहे थे, तो भारत में चले आए। इसलिए उन्हें अनुच्छेद 6 कहता है कि अनुच्छेद 6 के तहत उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन ये बात कब की है? जब भारत की जब डिवीजन हो रहा था, बंटवारा हो रहा था, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, जो भारत में रहना चाह रहे थे, है ना, भारत में रहना चाह रहे थे, लेकिन उनकी भूमि, उनका जो क्षेत्रफल था, जो उनका क्षेत्र था, वो पाकिस्तान में चला गया। लेकिन वो रहना कहाँ चाह रहे थे? वो भारत में रहना चाह रहे थे। इसीलिए अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी। वो अंतिम डेट रखा गया 19 जुलाई 1948 ईस्वी। 19 जुलाई 1948 ईस्वी वो लास्ट डेट, आखिरी डेट रखा गया। अगर ये आखिरी डेट नहीं होता तो कल्पना करो, आज 2025 है, हालांकि आज नहीं, 2 दिन के बाद 2025 आ ही जाएगा, आज 30 दिसंबर है। तो 2025 में कोई व्यक्ति आता है पाकिस्तान से, बोला कि आपके संविधान में तो ये वर्णन है, अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो 2025 में कोई व्यक्ति आएगा, अब बताओ मुझे नागरिकता दो, है ना, अनुच्छेद 6 के तहत मुझे नागरिकता दो, भारत की नागरिकता दो। तो ये एक प्रकार से समझ लो, ये संविधान का उल्लंघन हो जाता है, ये मिसयूज होने लग जाता है। तो इसमें संविधान सभा जो उस समय जो अनुच्छेद जब 6 बनाया गया था, जो उस समय डिसीजन चल रहा था, संविधान सभा जो मेंबर थे, उसमें जितने भी मेंबर थे, तो उन्होंने एक डिसाइड करके एक डेट फिक्स किया कि वो एक अंतिम डेट होना चाहिए। तो उन्होंने रखा 19 जुलाई 1948 ईस्वी को, वो अंतिम तिथि रखा कि अगर इस तारीख तक जो भी व्यक्ति भारत में रहना चाहते हैं, अगर गलती से या किसी कारण से अगर उनकी क्षेत्रफल, उनका जो क्षेत्र है, उनका जो भूमि है पाकिस्तान में चला गया, लेकिन वो भारत में रहना चाहते हैं, अगर इस डेट से पहले या इस डेट का आखिरी डेट को अगर चले आते हैं भारत में, तो उनको नागरिकता दी जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 6 के तहत। 7 क्या कहता है? जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, अब उनको पसंद नहीं आया, उनका उधर का माहौल पसंद नहीं आया, है ना, उन्हें उधर का कल्चर पसंद नहीं आया, मतलब माहौल पसंद नहीं आया, किसी कोई वजह भी हो सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भारत से चले गए पाकिस्तान, वहां उनको माहौल पसंद नहीं आया, और वो पुनः दोबारा लौट आएंगे, तो उन्हें भी भारत के नागरिकता दी जाएगी। ये बात लिखा गया अनुच्छेद 7 में लिखा गया। देखो, मैंने इसको काफी गहराई से पढ़ाया। अगर आपको गहराई से अगर इसको जानना है, अगर पढ़ना है, तो पिछला सेशन आप जाकर देख सकते हो। मैं भी यहाँ पर केवल रिवीजन कर रहा हूँ। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? तो विदेशों में रहने वाले, चाहे कुछ भी पर्पस हो सकता है, स्टडी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, या मतलब घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहता है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न खड़ा करके छोड़ देता है। अनुच्छेद 9 देखते हैं, आखिर वो क्या वजह है, आखिर वो कहना क्या चाह रहा है? तो अनुच्छेद 9 कहता है, यदि आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण करी
किसी के भी विदेशी, चाहे आप पाकिस्तान के हो या चाइना के या श्रीलंका, मतलब कहीं के कोई भी कंट्री के, या अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, या फिर तो ब्रिटेन हो, कोई भी अगर कोई कंट्री की अगर आपने जैसी नागरिकता ग्रहण की, अर्थात विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यह अनुच्छेद 9 कहता है। क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता पाई जाती है। और कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। इसीलिए कोई व्यक्ति के पास, किसी भी व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता हो सकती है, केवल भारत की नागरिकता। जैसे वो विदेश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसका नागरिकता समाप्त। 8 कहता है कि जाओ घूमो फिरो, आजादी आपको दी गई है, अब घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, पढ़ने के लिए जाओ, स्टडी करने के लिए जाओ, जो मन में आता वो करो, जाकर के विदेश में भ्रमण करो, कुछ भी करो, या वहां जाकर प्लॉट खरीद करके वहां अपना, है ना, अपना वहां अपना कुछ भी जमीन खरीद करके या अपना घर खरीद करके वहां रहना शुरू कर दो, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन विदेश में रह सकते हो, आजादी दी गई। लेकिन अनुच्छेद 9 कहता है जैसे विदेशी नागरिकता ग्रहण करोगे आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? तो नागरिकता से संबंधित संरक्षण, आपको जो नागरिकता दी जाएगी इसमें तमाम प्रकार के आपको अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन कब तक? जब तक आप संविधान के दायरे में रह के काम करोगे, राष्ट्र के हित में काम करोगे, जैसी राष्ट्र के मतलब देश के विरोध में काम करोगे, मतलब कुछ ऐसी जानकारी होती है, देखो राष्ट्र के खिलाफ अगर काम करते हो, राष्ट्र विरोधी आप काम करते हो, संविधान का उल्लंघन करते हो, संविधान के खिलाफ काम करते हो, तो आपका नागरिकता छीन ली जाएगी। यहाँ आपको संरक्षण नहीं किया जाएगा, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो अनुच्छेद 10 कहता है कि आपका नागरिकता बना रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक आप संविधान के दायरे में रह के काम करते हो, राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए आप काम करते हो, जब तक आपका नागरिकता बना रहेगा। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, अर्थात केवल लोकसभा, राज्यसभा, संसद पार्लियामेंट में 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो केवल संसद ही बना सकती है, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें विधानमंडल के विधानसभा या विधान परिषद किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करते, भाग नहीं लेते। प्रश्न क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ निम्नलिखित में कौन सा साधन नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? निम्नलिखित में किस सदन को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन 2 राज्यसभा, ऑप्शन 3 विधानसभा, ऑप्शन 4 विधान परिषद। अब बताओ, और ऑप्शन 5 नंबर में है ए एंड बी, और ऑप्शन 6 है सी एंड डी, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा 5 नंबर ए एंड बी, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि पार्लियामेंट में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गए। तो कहने का मतलब से यार सिंपल समझने की कोशिश करो कि संसद बनाने का अधिकार किससे प्राप्त रहेगा? तो संसद को। संसद में दोनों आ गए, लोकसभा और राज्यसभा। तो मैंने एक प्रकार से रिवीजन हो गया, ये आपको मैंने समझा दिया। देखो अब बात आती है कि नागरिकता ग्रहण करने के अब बात आती है नागरिकता ग्रहण करने के लिए प्रमुख चरण। अगर कोई व्यक्ति है, कोई विदेशी व्यक्ति है, अगर भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, तो आखिर वो कौन से स्टेप हो सकते हैं, वो कौन से चरण हो सकते हैं? आइए बारी बारी से हर एक स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। वो कितने स्टेप है, कितने स्टेप के माध्यम से या किस प्रोसेस के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है यदि कोई विदेशी व्यक्ति है तो देखो, नागरिकता अधिनियम 1955 ये एक पारित होता है, एक कानून बनता है, एक अधिनियम बनता है। अधिनियम को इंग्लिश में कहते हैं एक्ट, हिंदी में कहते हैं अधिनियम। तो एक एक्ट पारित किया जाता है 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा, जिसमें 5 प्रोसेस बताया गया कि 5 अलग अलग तरीकों से उसे नागरिकता दी जाएगी, है ना, भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो पहला नंबर में जन्म से, बाय बर्थ। संविधान लागू के दौरान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर रेडी हुआ था। तो जिस समय संविधान लागू हुआ था अर्थात 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी 1950 को 1950 ईस्वी को सभी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, यदि उस समय किसी व्यक्ति ने जन्म लिया हो या उस समय कोई प्रेजेंट हो तो। और दूसरा नंबर वंशानुगत, बाय डिसेंट, वंशानुगत। तो वंशानुगत जिसके माता पिता ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं, जिसके माता पिता ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं, तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ प्रश्न खड़ा करता है, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि विदेश में जन्म, व्यक्ति के जन्म के समय माता या अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर विदेश में जन्म लेता है, देखो एक हो गया वंशानुगत तरीके से, एक जन्म से, तो जन्म जो भारत में लिया तो उसे नागरिकता तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, अगर विदेश में जन्म लेता है, तो क्या उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी? बताओ, प्रश्न खड़ा होता है यहाँ पर। तो हाँ, उसे भी नागरिकता दी जाएगी। अगर कोई बच्चा है विदेश में, लंदन में, अमेरिका में, चाइना में, पाकिस्तान में, भारत से कोई पाकिस्तान जाएगा? नहीं, पाकिस्तान में कोई नहीं जाएगा। पाकिस्तान नहीं, नेपाल में, श्रीलंका में, म्यांमार में, और मतलब युगांडा रख लो। अरे पाकिस्तान से बढ़िया मेरा युगांडा मेरा 40 एकड़ का जमीन है।
आप लोग सिलेक्शन लो, कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ सिलेक्शन लेकर के आता है, मेरा ईमेल है jigyanthu@gmail.com। और किसी व्यक्ति का और कोई बच्चों का अगर कोई सिलेक्शन होता है तो आइए इस ईमेल पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। युगांडा में मेरे पास 40 एकड़ का जमीन है, मैं 1-2 एकड़ का जमीन आपको दूंगा, मैं आपके नाम पे रजिस्टर कर दूंगा, लेकिन हाँ सिलेक्शन लेकर के आओ। खैर ये तो जोक वाली बात है ऐसा कुछ नहीं, हालांकि है 40 एकड़ का जमीन है मेरा युगांडा में। तो देखो 2 नंबर क्या कहता है, वंशानुगत। तो जो व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, सॉरी बच्चा नहीं, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो बड़ा हो जाता है ना, तो जो बच्चा विदेश में जन्म लेता है क्या उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी? हाँ उसे भी नागरिकता दी जाएगी। तो विदेश में जन्म कोई अगर बच्चा कोई विदेश में जन्म लेता है, व्यक्ति के जन्म के समय माता अथवा पिता समय, माता अथवा दोनों में से कोई एक, ऐसा नहीं कि दोनों होना चाहिए। पहला ऐसा कानून था कि दोनों माना जाता है कि माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या सिस्टम है, अब क्या जो रूल है नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा कि वंशानुगत, अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो व्यक्ति के जन्म के समय, अगर वो बच्चा कोई जन्म ले रहा है तो उस समय उसके माता अथवा पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो माता अथवा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, इस आधार पर वंशानुगत के प्रक्रिया के माध्यम से उस व्यक्ति को, उस बच्चे को नागरिकता दी जाएगी, भारत की नागरिकता दी जाएगी। तीसरा स्टेप क्या है, पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा, है ना, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। अब ये प्रोसेस क्या है, तो भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति से, अब यहाँ भारतीय व्यक्ति, यहाँ महिला या पुरुष का व्याख्या नहीं है। अब देखो कोई विदेश से आता है, महिला आ रही है या कोई पुरुष आ रहा है, और कोई पुरुष आ रहा है तो वही महिला से विवाह करेगा, और कोई उधर से महिला आ रही है तो पुरुष से विवाह करेगा। तो मतलब भारतीय का व्यक्ति होना चाहिए। तो क्या करा, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति अगर यहाँ करके किसी भारतीय व्यक्ति से विवाहित करता है, अर्थात विवाह करता है, शादी करता है, जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। देखो रजिस्ट्रेशन, देखो ये प्रकार का प्रोसेस होता है, पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मिनिमम 7 वर्ष आपको भारत में रहना होगा। पहला स्टेप 7 वर्ष रहना होगा, और 7 वर्ष रहने के साथ साथ भारतीय नागरिक के साथ विवाह करना होगा। अगर वो पुरुष से, विदेश से अगर पुरुष आ रहा है तो महिला के साथ विवाह करेगा, अभी पुरुष के साथ थोड़ी ना विवाह करेगा। एक्सेप्शन अलग रखो, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पुरुष में विवाह करते हैं, वो बायोलॉजी का टॉपिक है, मैं उसमें अलग एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सा वजह होता है। महिला, बहुत सारे देखोगे महिला में इंटरेस्ट होता है, जिसको लेस्बियन बोला जाता है, और लड़कों में इंटरेस्ट होता है, उसको गे बोला जाता है। हालांकि ये एक प्रकार से टॉपिक है, बायोलॉजी का टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, जब मैं बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा उसमें। तो कोई विदेश से आ रहा है, कोई पुरुष आ रहा है तो महिला से विवाह करेगा, कोई महिला आ रहा है तो पुरुष से विवाह करेगी वो। तो कहने का मतलब बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा किस प्रकार से नागरिकता से प्राप्त होगा, तो 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा। और दूसरा नंबर, भारतीय व्यक्ति के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ, एक ही व्यक्ति होगा ना, मैं एक ही व्यक्ति तो बोल रहा हूं, तो हाँ, तो भारतीय व्यक्ति के साथ विवाहित करेगा। तो कहने का मतलब भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति के साथ विवाहित करना होगा और 7 वर्ष भारत में रहना होगा, तो जाकर के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चौथा नंबर में देखते हैं देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। देशीयकरण द्वारा बाय नेचुरलाइजेशन, इसमें क्या प्रक्रिया होता है, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में। देखो आप लोग संविधान पढ़ोगे, अनुच्छेद, अनुसूची और भाग आता है और प्रस्तावना आता है। तो एक है अनुसूची, वर्तमान समय में 12 अनुसूची है, भाई पॉलिटी मेरा अपना सब्जेक्ट है, मैं बता रहा हूं आपको। तो 12 अनुसूची वर्तमान समय में, लेकिन जिस समय संविधान बनकर रेडी हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थे, तो 8 अनुसूची थी। ये संशोधन करके बढ़ाए गए। तो ये बताया गया है कि बाय नेचुरलाइजेशन में, देशीयकरण द्वारा प्रक्रिया में बताया गया है जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा, 22 भाषा है। देखो मुझे एक किस्सा याद आता है, मैं एक पॉडकास्ट इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसमें तेजस्वी यादव, क्या नाम है छोटे बेटे का उनका, तेज प्रताप यादव, एक पॉडकास्ट में देख रहा था। तो एक टॉपिक पर, मुद्दे पर ना, वहां पर बहस चल रहा था, पॉडकास्ट मतलब कि इंटरव्यू चल रहा था। तो उसमें चर्चा मतलब छिड़ा था, उस पर चर्चा चल रही थी कि जो भोजपुरी भाषा है ना, वो 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए कि नहीं शामिल करना चाहिए। क्योंकि भाई भोजपुरी तो अब एक प्रकार से समझ लीजिए इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है ना, विदेशों में, लंदन में इसको बोला जाता है। देखो जो भोजपुरी गाना, हालांकि मैं मानता हूँ कि भोजपुरी गाना उतना ठीक नहीं है, पारिवारिक मतलब माहौल में सुन नहीं सकते, परिवार के साथ सुन नहीं सकते, बहुत सारा उसका कल्चर ही डूब चुका है, उसका मतलब समझ लीजिए उसका जो गान है, जो उसका जो पहले जो धरोहर था भोजपुरी गाने का, वो नहीं रहा, उसमें मजा नहीं आता सुनने में। दूसरा नंबर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से मैं कुछ व्याख्या नहीं करना, कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो भोजपुरी भाषा है ना, कहने का मतलब इंटरनेशनल भाषा हो चुका है। तो उस पर पॉडकास्ट में ये चर्चा चल रही थी कि भोजपुरी भाषा को
8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पता है तेज प्रताप यादव तेज प्रताप यादव क्या कहते हैं? अरे महाराज 8वीं अनुसूची छोड़ो ना, पहले अनुसूची में शामिल करना चाहिए। अब हम भोजपुरी हमारी भाषा है तो हम 8वीं अनुसूची में काहे शामिल करें? हम उसको पहली अनुसूची में शामिल करेंगे। भाई पॉडकास्ट देख करके मुझे बहुत हंसी आया। अब मैं ये समझू कि उनको ये नहीं पता था कि 8वीं अनुसूची में किसे शामिल करना चाहिए, पहली अनुसूची में किसे शामिल करना चाहिए। अरे देखो, जिसके पास नॉलेज नहीं होगा तो कौन सा दिमाग लगाएगा ना, काहे 8वीं अनुसूची में शामिल करें, पहली अनुसूची में शामिल करेंगे ना। भोजपुरी अपना भाषा है यार, अपने जिला का भाषा है, अपने राज्य का भाषा है, तो उसको पहली अनुसूची में शामिल करेंगे। लेकिन ऐसा है ही नहीं भाई। जो 22 भाषा जो वर्णित है, जो संविधान में वर्णन है 22 भाषा जिसको मान्यता प्राप्त है, लेकिन संविधान मानता है जिसके 22 भाषा 8वीं अनुसूची में वर्णन है, तो 8वीं उसका एक अलग जगह दिया गया है। 8वीं ये फर्स्ट सेकंड वो मायने नहीं रखता, वो 8वीं सूची एक जगह है। जिस प्रकार से एक स्टेप बाय स्टेप होता है ना कि इस अनुसूची में ये चीज मिलेगा आपको, इस अनुसूची में आपको ये पढ़ने का मिलेगा, इसी प्रकार से 8वीं अनुसूची में केवल भाषाओं के बारे में वर्णन है, जो वर्तमान समय 22 भाषा है। तो इसी टॉपिक पर बहस चल रहा था। तो जो उनके जो ओपोजिशन उस पर जो बैठे थे, चेयर पे बैठे थे, वो पॉडकास्ट में चल रहा था कि बताओ भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो तेज प्रताप यादव कहते हैं कि अरे महाराज छोड़िए ना 8वीं अनुसूची, पहली अनुसूची में शामिल करना चाहिए। तो कहने का मतलब बाई नेचुरलाइजेशन इस प्रक्रिया के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जो वर्तमान समय 22 भाषा है, कोई एक भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चाहे हिंदी हो जाए, भोजपुरी तक शामिल नहीं है, या हिंदी कोई भी भाषा हो जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, संस्कृत, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और भी जितने बोडो, डोगरी जितनी भी उसमें भाषा है बोली जाती है, तो जितनी भी उसमें भाषा वर्णन है, 22 भाषा वर्णन है, तो उस 22 भाषा में कोई एक भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए और अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वो क्राइम करके आओ, किसी का मर्डर करके आयो, भाई वो आ रहा है ब्रिटेन से आ रहा है, लंदन से आ रहा है, और किसी का मर्डर करके यहाँ भारत में भाग करके यहाँ आया, अब बोले कि मुझे यहाँ इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, यहाँ मुझे नागरिकता चाहिए, यहाँ उसको भारत का नागरिक बनाया जाएगा? बताओ, उसका वो अच्छा चरित्र वाला है? ये उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्डेड है वो कभी ना कभी मतलब आज से 4 साल पहले 5 साल पहले बहुत बड़ा क्रिमिनल रह चुका है, तो क्या वो अच्छा चरित्र वाला माना जाएगा? जी नहीं। तो साथ ही साथ अच्छा चरित्र वाला होना चाहिए। एवं विज्ञान, दर्शन को इंग्लिश में बोला जाता है फिलोसफी, जो बहस चलता है ना किसी टॉपिक पर, फिलोसफी है ना। हाँ, देखो एक व्यक्ति ने मुझसे, देखो हालांकि वो साइंस का स्टूडेंट था, हालांकि मैंने भी अपने ग्रेजुएशन के दौरान बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में अपना ऑनर्स किया है, तो मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, हालांकि मैं ये सब पढ़ाता हूँ, तो फिर अपना सब्जेक्ट है, अपना दिल का सब्जेक्ट है। तो एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर बताइए, हालांकि बोला था कि हमसे जूनियर है, तो उसने बोला था भैया जरा बताइए, मैंने बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ा, सब में बताइए, सब में लिखा हुआ मिलता है कि बता इस सब्जेक्ट का, इस विषय का जनक कौन है, इस विषय का पिता कौन है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि इस विषय का माता कौन है। कहीं मिलता ही नहीं है सर यहाँ पर देखने को कि इस बताओ कि विज्ञान का ये संविधान, ये पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु से शुरुआत हुआ था, किसे माना जाता है? अरस्तु को बोला जाता है, सुकरात को बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है, क्योंकि उसने जो द पॉलिटिक्स जो दिया था ना, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला था। तो सर कोई समझ ही नहीं आता सर, आज तक मैंने सुना ही नहीं कोई विषय का माता किसे कहा जाता है। मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ कि बताओ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मोबाइल, ये स्मार्टफोन है, क्या अचानक ये फैक्ट्री में जाकर के बन गया होगा? ये कभी ना कहीं कल्पना दिमाग में आ गया, अरे यार पहले कीपैड मोबाइल था, तो किसी ने बोला होगा यार जो कीपैड मोबाइल है ना, कीपैड मोबाइल मजा नहीं आ रहा यार, टच मोबाइल होना चाहिए, इस तरीके से बटन होना ही नहीं चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से देखो, 2 ब्रदर्स थे जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, तो उन्होंने क्या किया कि जब पंछी उड़ सकती है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते? भाई हम अचानक तो नहीं उड़ेंगे, लेकिन कोई चीज बनाएंगे, कुछ एक ऐसा चीज का आविष्कार करेंगे, कुछ ऐसा चीज डेवलप करेंगे, रिसर्च करेंगे, जिसके माध्यम से हम आकाशों में उड़ेंगे, सैर करेंगे। तो पहला नंबर क्या आया? मन में कल्पना आया। अरे कोई चीज देखो, थॉमस अल्वा एडिसन देख लो, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, क्यों अचानक बल्ब का आविष्कार कर दिया? कि कहीं ना कहीं उनका मन में कल्पना आया, विचार आया, यार अंधेरा है, अंधेरा में लालटेन के पास एक मतलब कि दियावाती बोला जाए, लालटेन ये समझ लीजिए, दियावाती थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड में बोला जाता है दियावाती, हालांकि एक सीरियल भी है दियावाती का, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, हालांकि अचानक से आ गया। तो जो दियावाती उसमें लगा, थॉमस अल्वा एडिसन को लगा था कि यार अंधेरे में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा चीज होना, प्रकाश हमको लगे। उन्होंने जुगनू को देखा था, आप लोग जुगनू पता नहीं बिहार में क्या बोला जाता है, हालांकि हमारे यहाँ जुगनू ही बोला जाता है, आप लोग के एरिया में क्या बोला, तो जुगनू को उन्होंने देखा था कि यार जुगनू लाइट दे रहा है, तो उसकी रोशनी जिस प्रकार से रोशनी दे रहा है, तो कुछ ऐसा चीज का आविष्कार करे जो हमें रोशनी दे। तो पहले उनके मन में क्या आया? कल्पना आया, तो उसके बाद उन्होंने आविष्कार, रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले कोई चीज का आविष्कार करते हैं तो सबसे पहले मन में कल्पना आता है। जैसे कि आज पेट्रोल और डीजल से गाड़ी चलता है, कल्पना करो क्या ऐसा हो सकता है कि पानी से गाड़ी चल सके? मतलब आगे अभी कोई संभव, बहुत सारे ऐसे न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे ने, IIT के स्टूडेंट ने, इंजीनियर ने ऐसा गाड़ी बनाया जो पानी से गाड़ी चल रहा है, व्हीकल चल रहा है, 2 व्हीलर चल रहा है। तो कल्पना करो क्या ऐसा हो सकता है कि पानी से गाड़ी चल जाए? हालांकि आविष्कार होगा नहीं,
पहले क्या होगा, कल्पना आएगा। तो पहला नंबर कल्पना आ रहा है, विचार आ रहा है, तो इसको हमने क्या बोला, जैसे आपके मन में विचार है, आप किसी के पास जाओगे, देख भाई मैंने मेरे मन में एक आइडिया आया, मैं एक ऐसा गाड़ी का आविष्कार करूंगा, एक ऐसा रिसर्च करूंगा जो पानी से भी गाड़ी चलेगा, उसमें पेट्रोल डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डीजल डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यार, उसमें एक ऐसा मतलब आविष्कार करूंगा, एक रिसर्च करूंगा, उसमें भी रिसर्च कर रहा हूं। तो पहले नंबर विचार आया और अपने दोस्त के पास वो शेयर किया, तो इसी को तो बोला गया फिलोसफी, इसी को बोला गया दर्शन। दर्शन मीन्स मतलब कि दर्शन करना, विचार प्रस्तुत करना। पहले नंबर का अपने मन अंदर, मस्त मस्ती के अंदर, आपके दिमाग के अंदर वो कल्पनाएं आए, वो विचार आया, उसी विचार को आपने प्रस्तुत किया, दिस इज फिलोसफी। तो किसी वस्तु या विषय, ये हो गया वस्तु, और जो हो गया सब्जेक्ट, जो हम पढ़ रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे, जो भी हो, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हो, वो शास्त्र हो गया। तो कोई भी वस्तु विषय बनने से पहले क्या होता है, मन में कल्पनाएं आती है। क्या बताओ, जो आज की डेट में जो आप लोग फिलोसफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कि अचानक बन जाते हैं, ये सब सब्जेक्ट बन जाते हैं, या कोई बुक राइटर जो कोई लिखता है वो क्या होता है, उसके अंदर कल्पनाएं आती है। तो यही तो मैंने बोला है, दिस इज फिलोसफी, दिस इज दर्शन, यही तो दर्शन है, यही तो फिलोसफी है। तो देखो, जैसे पहले कोई विषय बन रहा है या कोई वस्तु बन रहा है, तो उसके मन में क्या आता है, पहले दर्शन आता है, विचार आता है। उसी विचार को जब प्रस्तुत करेंगे तो बोलेंगे देखो ये दर्शन दे रहा है, ये भाषण दे रहा है, ये लेक्चर दे रहा है, ये अपना विचार प्रस्तुत कर रहा है। इसी को बोला गया फिलोसफी। किसी वस्तु या विषय को बनाने से पहले मन में कल्पनाएं आती है, उस कल्पनाओं को जब सिद्ध कर देता है तब जाकर के आविष्कार होता है, तब जाकर रिसर्च होता है। तो उसने क्या दिया, उसने एक चीज का जन्म दिया, उसने दर्शन का जन्म दिया। तो बताओ, जो आज की डेट में बोला जा रहा है कि इतिहास का जनक कौन है, इतिहास के पिता कौन है, क्या लगता है वो अचानक से पिता बन गया हुआ, क्या उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, क्या किसी के मन में क्या वो जो हेरोडोटस बोला जाता है, इतिहास का जनक कौन है, कौन पिता बना है, हेरोडोटस को माना जाता है, तो अचानक से बन गया। किसी के मन में कल्पना आया ही होगा, किसी के मन में कल्पना आया ही होगा। तो पहले कल्पना आता है, उसी को बोला गया फिलोसफी। और फिलोसफी इज अ मदर ऑफ साइंस, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जो दर्शन है ना, जो दर्शन, जो बनवे, जो विचार आते, कल्पना आते, यही है, यही दर्शन है जो हर एक विषय का माता कहा जाता है, जननी कहा जाता है। जननी मीन्स माता, अब पिता मीन्स जनक, एक होता है जनक, एक होता है जननी। जनक मीन्स हो गया पिता और जननी मीन्स हो गया माता। तो फिलोसफी, दर्शन को हर एक विषय वस्तु को जननी बोला गया, माता कहा गया। तो उसी बच्चे ने मुझे, हालांकि वो मुझसे छोटा था, उसने पूछा था कि भैया बताओ कि हम लोगों ने तो बहुत पढ़ लिया कि एक फलाना विषय का, ये फलाना सब्जेक्ट का जनक होता है, पिता होता है, लेकिन आज तक मैंने माता नहीं देखा। तो आप लोग जवाब देना कि दर्शन, फिलोसफी इज अ मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। क्योंकि देखो, कोई भी सब्जेक्ट बनने से पहले ना मन में विचार आता है, कल्पना आता है, तभी वो सब्जेक्ट बनता है, तभी वो आविष्कार होता है, तभी जाकर रिसर्च कंप्लीट होता है। तो जो मन में जो विचार आ रहा है ना, उसी को हमने बोला दर्शन, फिलोसफी हम लोगों ने बोला। आई बात समझ में? तो दर्शन, देखो हालांकि टॉपिक ये पॉलिटी से हट के ये फिलोसफी में चला गया, थोड़ा सा मैं डूब गया उसमें। तो दर्शन इज अ मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो मैं अभी क्या पढ़ा रहा था यार, देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। तो मैं पढ़ा रहा था, फोर्थ प्रोसेस में बता रहा था किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त होता है। तो देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा वर्णन है, तो 22 भाषा का जो वर्णन है उसमें से एक अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए और अच्छा चरित्र वाला होना चाहिए। और साथ ही साथ साइंस, फिलोसफी, आर्ट एंड साहित्य को लिटरेचर, इंग्लिश में बोला जाता है लिटरेचर, और विश्व शांति या मानव विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका, और उसका कोई इतिहास में नाम है कि उसने सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक विकास के लिए, मानव विकास के लिए या विश्व शांति के लिए अच्छा कार्य किया हो, तो उस व्यक्ति को मान लिया जाएगा कि वो अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति है और उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन एक शर्त है, 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। 5वां नंबर, क्षेत्र सम्मिलित होने पर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने पर उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं, एग्जाम्पल आपको देना। ये बोल रहा क्षेत्र सम्मिलित होने पर, कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा राज्य है या कोई ऐसा विदेशी राज्य है जो भारत का हिस्सा है ही नहीं और वो भारत में आकर मिल जाता है, तो उस क्षेत्र को, उस विदेशी राज्य को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब बताओ, वर्तमान समय में ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा विदेशी राज्य है जिसे मूल रूप से भारतीय नागरिकता नहीं थी, लेकिन इस 5वें नंबर के तहत उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी। बताओ, मिला था उसे भारतीय नागरिकता। एग्जाम्पल बताओ। सिक्किम जो था विदेशी राज था, भारत का हिस्सा नहीं था, तो उसको क्षेत्र, मतलब कि जो 35वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1975 में, 1975 ईस्वी में, जो कम्प्लीटली जो वो भारत का जो राज्य का हिस्सा बन गया था, तो क्षेत्र सम्मिलित होने पर वो तमाम लोगों को उस क्षेत्र में, उस राज्य में जितने भी लोग थे, उस सभी लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। क्या इन सभी जो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा था, क्या उनको वंशानुगत या जन्म से, क्या ये सब प्रोसेस उनके ऊपर लागू हुआ था? जी नहीं, उनके ऊपर 5वें प्रोसेस के माध्यम से उनको भारतीय नागरिकता मिली
मिली थी, क्योंकि वो क्षेत्र सम्मिलित, क्योंकि उनका क्षेत्र आपस में मिलाया गया, भारत में मिलाया गया, इसलिए क्षेत्र सम्मिलित से उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई थी। किसे? सिक्किम को। तो ये हो गया 5 प्रोसेस हो गया, 5 स्टेप हो गए जिससे भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। अगर कल्पना करो कोई संविधान के खिलाफ काम करता है, देश के विरुद्ध काम करता है, तो उनसे नागरिकता भी तो छीनी जाएगी ना। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 10वीं अनुच्छेद में क्या वर्णन है कि संविधान का संरक्षण होगा, लेकिन तभी होगा जब वो संविधान के दायरे में काम करेगा, संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा, संविधान को मतलब पालन करेगा, और संविधान को मतलब की रिस्पेक्ट, मतलब की संविधान के दायरे में रहकर काम करेगा, संविधान को उल्लंघन नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ राष्ट्र के लिए, समाज के हित में काम करेगा, समाज विरोधी या देश के विरोध वो काम नहीं करेगा। अगर वो राष्ट्र के विरुद्ध काम करता है, राष्ट्र विरोधी के तहत काम करता है, राष्ट्र विरोध काम करता है, राष्ट्र के विरुद्ध काम करता है, तो उसे राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, उससे नागरिकता छीन ली जाएगी, उस व्यक्ति से नागरिकता छीन ली जाएगी। तो कौन सा स्टेप है जिनके माध्यम से नागरिकता छीनी जा सकती है? तो देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, नागरिकता की समाप्ति प्रमुख कारण, नागरिकता समाप्त होने के प्रमुख कारण हो सकते हैं। ये देखो मैंने 2-3 कारण मैंने यहाँ पर लिखा, इन 3 कारण के माध्यम से अब तो नागरिकता छीनी जा सकती है या खत्म की जा सकती है। तो नागरिकता का परित्याग, देखो एक होता है खुद से अपना परित्याग कर दे, रिनाउंसिएशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिनाउंसिएशन, नागरिकता का परित्याग करना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति स्वयं नागरिकता परित्याग की घोषणा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वयं अपने मतलब कि अपने स्वयं अगर वो नागरिकता त्याग करना चाहता है, घोषणा कर सकता है। तो इसमें बताया गया तो नागरिकता समाप्ति का प्रमुख कारण में से पहला कारण क्या हो सकता है कि हो सकता है कि कोई ऐसा नागरिक हो जो स्वयं ये घोषणा करे कि मैं भारतीय नागरिकता का त्याग करता हूँ, या फिर तो कहीं और मतलब कहीं दूसरे कंट्री का उसे नागरिकता पसंद है या कहीं दूसरा जगह वो नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, इसलिए वो परित्याग कर सकता है। दूसरा नंबर बर्खास्तगी, टर्मिनेट भी कर दिया जा सकता है, लेकिन टर्मिनेट कब किया जाएगा? एक हो गया परित्याग होता है अपने मन से मतलब अपनी इच्छा से त्याग करना। एक होता है टर्मिनेशन वो अपनी इच्छा से नहीं किया जाता, मतलब टर्मिनेट अपनी इच्छा से होता है। क्या कोई भी सरकारी नौकरी कोई कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने पद पे है तो उसको सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है कि वो टर्मिनेट अपने अनुसार करेगा, या कोई और उसके ऊपर जो अधिकारी है, जो ऊपर सीनियर अधिकारी है, वो उसको टर्मिनेट करेगा। तो टर्मिनेट हमेशा अपने जो शब्द है ना, बर्खास्त या टर्मिनेट जो शब्द है वो अपने आप से नहीं होता है, कोई दूसरा व्यक्ति करता है। तो व्यक्ति द्वारा विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब भारत सरकार ये कहती है, अनुच्छेद 9 के तहत ये कहती है कि जैसे ही विदेशी नागरिकता आप ग्रहण करोगे तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। अर्थात सस्पेंड, मतलब सस्पेंड होता है कुछ समय के लिए, टर्मिनेट होता है जिंदगी भर के लिए। तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कब? बर्खास्त कब किया जाएगा? जब आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करोगे, मतलब सटला बेटा तो खल्लास है ना, परमानेंट खल्लास। तो अब तीसरा स्टेप देखते हैं, वो तीसरा कौन सा कारण हो सकता है जिससे भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है? तो वंचित किए जाने पर, डिप्रीवेशन। तो वंचित किए जाने पर आखिर इसका मतलब क्या? देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है भाई। उस व्यक्ति द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु किसी छल या झूठे दस्तावेज का प्रयोग करके वास्तविक पहचान छुपाई गई। भाई समझ नहीं आया, साधारण भाषा समझाने की कोशिश करो, मैं समझाता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ ना, समझाता हूँ आपको। देखो इसके पहले मैंने 5 स्टेप बताया था। 5 स्टेप मैंने आपको बताया था बाय द रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा। तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति है ना, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिकता ग्रहण कर लेता है, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट पेश करता है भारत सरकार के सामने, जो डॉक्यूमेंट पेश करता है वो डॉक्यूमेंट फर्जी होता है, उसमें अपना पहचान छुपाता है, अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो छुपाता है। या फिर तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है, पहला नंबर तो अपना वास्तविक नाम छिपा लिया, या अपना कोई मतलब कोई जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो प्रस्तुत करता है रजिस्ट्रेशन के सामने, भारत सरकार के सामने जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट पेश किया वो फर्जी हो सकता है, या कोई अपना वास्तविक नाम छुपा लिया, वास्तविक पहचान छुपा लिया, इसका मतलब वो फर्जी आदमी है। क्रिमिनल आदमी भी हो सकता है लेकिन वो फर्जी आदमी है। भारतीय संविधान के प्रति अनादर और अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, उसका अनादर करता है, अनरिस्पेक्ट करता है ना, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वैसे स्थिति में वंचित किया जा सकते हैं, मतलब उससे नागरिकता छीन ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर पागल हो जाता है ना, दिमागी अगर हालत वो संतुलन खो देता है, तो हो सकता है वो उल्टे पुल्टे काम करे, तो उस स्थिति में टर्मिनेशन नहीं होता। परित्याग तो कैसे करेगा यार? कोई आदमी पागल हो गया, वो उसको क्या पता क्या सही है क्या गलत है? वो खुद से थोड़ी ना अपना घोषणा करेगा मैं अपना भारतीय नागरिकता, जो मैं भारत का जो नागरिकता मैं त्याग करता हूँ। परित्याग कैसे करेगा? वो तो भाई दिमागी हालत वो तो खो चुका है, तो दिमागी हालत से वो संतुलन उसका बिगड़ चुका है, तो उसको तो पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, तो परित्याग तो कर ही नहीं सकता। और बर्खास्त तो होगा नहीं। बर्खास्त कब होता है? जब कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है। तो ये दोनों तो होगा नहीं। कोई आदमी अगर पागल हो जाता है तो पागल हो जाने के बाद उससे वंचित किया जाता है, मतलब कि उससे नागरिकता छीन जाती है। किसके तहत? और डिप्रीवेशन के तहत वंचित किया जाता है, मतलब उससे नागरिकता छीन जाएगी। किसके तहत? स्टेप 3 के तहत।
तो भारतीय संविधान के प्रति अनादर अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो तो वंचित किए जाते हैं। जब किसी युद्ध में भारत शामिल हो, जब किसी युद्ध में भारत शामिल हो और शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर तो राष्ट्र विरोधी होगा। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल ही ले लेते हैं यार, समझने की कोशिश करो। पाकिस्तान है, भारत है, और इन दोनों के साथ अगर किसी प्रकार से अगर छोटा मोटा या कोई युद्ध छिड़ जाता है, भारत का कोई व्यक्ति अवैध संबंध रखता है या फिर तो व्यापार करता है या कुछ गुप्त सूचना या कुछ गुप्त जानकारी साझा करता है पाकिस्तान के साथ, तो वैसे स्थिति में पकड़े जाने पर उसे विरोधी, राष्ट्र विरोधी घोषित किया जाएगा और वैसे स्थिति में उसे नागरिकता छीन ली जाएगी। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था। तो राष्ट्र विरोधी घोषित किया जाएगा, अथवा पागल हो, जो पागल हो तब इसे वंचित किया जाता है। विदेशी नागरिकता को भारतीय नागरिकता प्राप्ति के बाद 5 वर्षों के अंदर अगर किसी अन्य देशों में 2 वर्ष का कारावास। देखो, अगर कोई विदेशी व्यक्ति आता है भारत में और 5 वर्ष के अंदर 5 वर्ष के अंदर कोई ऐसा क्राइम करता है, अदर कंट्री में क्राइम करता है और उसे 2 वर्ष का सजा हो जाता है, 2 वर्ष का सजा हो जाता है, तो उसको भी वंचित किया जाएगा। अर्थात ये कहना ये चाह रहा है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिकता प्राप्त कर लिया और उसको 5 साल के अंदर उसको एक सजा सुनाया गया और 2 वर्ष का उसे जेल हो गया, कारावास हो गया, इसका मतलब वो अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति नहीं है। सोचो, कल्पना करने की कोशिश करो ना भाई, अगर कोई व्यक्ति विदेश से आता है और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिकता प्राप्त कर लेता है, लेकिन अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए विदेश में या जहां से आ जाते हैं किसी अदर कंट्री में, 5 वर्ष के अंदर उसके ऊपर एक क्राइम मतलब क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है और उसको 2 वर्ष का कारावास हो जाता है, 2 वर्ष का उसे जेल हो जाता है। इसका मतलब अभी 5 साल भी नहीं हुआ और अदर कंट्री में उसे 2 वर्ष का जेल हो गया, इसका मतलब वो अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति नहीं है, वो क्रिमिनल व्यक्ति है। इस वैसे स्थिति में उससे वंचित किया जाएगा, अर्थात भारत का जो नागरिकता जो उसे प्रदान किया गया था वो नागरिकता उसे छीन ली जाएगी, अर्थात वंचित कर दिया जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा किताबी भाषा है, मैंने आपको जो समझाया अपनी भाषा में समझाया। चलो, तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।